हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है विस्तास, उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि है शुड विजर्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। अब मैं आपको सबसे पहले विजर्ड का मतलब बता देती हूँ कि विजर्ड क्या होता है। ये जो पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये एक विजर्ड है, यानी ये मैजिक ट्रिक्स करते हैं, ये जादूगर आप कह सकते हो। तो ये विजर्ड होते हैं, ओके। ये यूजुअली इनकी जो अपीयरेंस होता है, इनकी बड़ी सी लॉन्ग बियर्ड होती है। ये ज़रूर से अपने हाथ में इस तरीके से एक लंबी स्टिक रखते हैं, या इनकी मैजिक वॉन्ड आप कह सकते हो, यानी कि जादू की छड़ी, ओके। तो इस पर्सन को हम विजर्ड कहते हैं। अब जो चैप्टर का नाम है शुड विजर्ड हिट मॉमी, ये आपको मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको चैप्टर का जो हमारे ऑथर हैं जॉन अपडाइक, उनके बारे में बताऊंगी। और जब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे अभी, तब मैं आपको समझाऊंगी कि चैप्टर के टाइटल का इसका क्या मतलब है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, जॉन हॉयर अपडाइक, मार्च 18 1932 में इनका बर्थ हुआ था और जनवरी 27 2009 में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक। तो ये कौन थे? ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, यानी नॉवेल्स लिखते थे, पोएट थे यानी कि कविताएं लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे यानी छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे। वन ऑफ द ओनली 3 राइटर्स टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन मोर देन वंस। ये इस दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे राइटर्स हैं जिनको पुलित्जर प्राइज मिला है फिक्शन स्टोरीज लिखने पे, यानी कि फिक्शन यानी इमेजिनरी कहानी लिखने में, और इनको 1 से ज़्यादा बार मिला है। ये ऐसे राइटर हैं। अपडाइक पब्लिश्ड मोर देन 20 नॉवेल्स, इन्होंने 20 नॉवेल से ज़्यादा लिखी हुई हैं। मोर देन अ डजन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, डजन मतलब 12, तो कई सारी, मोर देन अ डजन यानी कई सारी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश करी हैं। एज वेल एज पोइट्री, आर्ट एंड चिल्ड्रंस बुक्स ड्यूरिंग हिज करियर, तो कई सारी इन्होंने पोइट्रीज, आर्ट रिलेटेड बुक्स और बहुत सारी बच्चों की किताबें, चिल्ड्रंस बुक्स भी इन्होंने कई सारी पब्लिश की हैं, ओके। आ जाते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको चैप्टर का। क्या होता है ये चैप्टर में, एक फैमिली है, फैमिली में है फादर, मदर, उनकी बेटी और उनका बेटा। जो फादर है उनका नाम है जैक, मदर का नाम है क्लेयर, बेटी का नाम है जॉन, जिसको प्यार से शॉर्ट फॉर्म में सब बुलाते हैं जो, और इससे छोटा इसका भाई है जिसका नाम है बॉबी। अब जो मदर है क्लेयर, उनके 2 बच्चे हैं जॉन एंड बॉबी। अभी वो प्रेग्नेंट है एंड शी इज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट एंड शी इज कैरिंग द 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, और वो अपना 3rd बेबी कैरी कर रही है अभी, ओके। अब जो ज़्यादातर जो सारा काम है वो अब किसके ऊपर आ गया है? फादर के ऊपर, जैक के ऊपर, ओके। तो फादर का डेली रूटीन ये था कि जब भी वो काम से आते थे तो वो शाम को नैप करवाते थे बच्चों को। नैप यानी कि थोड़ी देर के लिए, जब हम दिन में सोते हैं ना 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर मैक्सिमम, इतना, उसे हम नैप कहते हैं। तो बच्चों को वो सुलाते थे, और बेसिकली वो किसको सुलाते थे? अपनी बेटी जो को। और ये उनका रिचुअल था, यानी ये उनकी आदत थी कि जब भी वो उसको सुलाते थे वो उसको स्टोरी सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। और उनकी कहानी यूजुअली एक ही टाइप की होती थी हमेशा, जिसमें मेन एक हीरो होता था जिसका नाम होता था रॉजर। अब रॉजर ये कोई भी हो सकता था, या तो रॉजर फिश हो जाती थी, कभी कभी रॉजर स्क्वेरल हो जाती थी, कभी रॉजर लायन हो जाता था। तो जिसकी भी स्टोरी होती थी उसमें हीरो का नाम ये रॉजर रखते थे फादर, ओके, जैक। अब जैक क्या करता था? यही कहानी हमेशा बताता था कि रॉजर था, उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, फिर वो जाता था वाइज ओल्ड आउल के पास। वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने किसके पास जाता था? एक समझदार आउल के पास जाता था। फिर आउल उससे बोलता था जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम विजर्ड ठीक करेगा। विजर्ड यानी कि वो जादूगर जिसके पास मैजिक स्पेल, मैजिक ट्रिक्स आती थी जिसको। फिर ये रॉजर उस विजर्ड के पास जाता था और विजर्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था और रॉजर खुश हो जाता था। फिर विजर्ड क्या बोलता था? बदले में मुझे पेनीज दो, यानी पैसे दो। रॉजर के पास यूजुअली पैसे नहीं होते थे, या कम पैसे होते थे कंपैरेटिवली जितने विजर्ड ने उससे मांगे। फिर विजर्ड उसको रास्ता भी बताता था कि तुम इस जगह जाओ, वहाँ से तुम्हें पेनीज मिलेंगे, यानी पैसे मिलेंगे। और फिर वो रॉजर पैसे लेके आ जाता था और विजर्ड को देता था और विजर्ड खुश हो जाता था। तो जो भी जैक स्टोरी सुनाता था अपनी बेटी जो को, वो यूजुअली यही होती थी, बस थोड़े बहुत वेरिएशंस होते थे। और जो रॉजर है वो चेंज हो जाता था, कभी फिश होती थी, कभी वो स्क्विरल होती थी, कभी मंकी हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, ओके। फिर रॉजर
कि जो प्रॉब्लम है वो विज़र्ड सॉल्व कर देता था और रॉजर खुश हो जाता था। अब रॉजर जब खुश हो जाता था वो भागते हुए अपने घर जाता था, अपनी मम्मी को बताता था और घर पे आवाज़ आती थी ट्रेन की। और ट्रेन में से कौन उतरता था? रॉजर के फादर उतरते थे। और कहाँ से आते थे? बॉस्टन से। बॉस्टन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। ओके, यूएसए में है ये जगह। तो यही हमेशा स्टोरी होती थी, बस थोड़े बहुत वेरिएशंस होते थे। जब उनकी बेटी जो है, जो जब 2 इयर्स की थी तब से लेके अब वो 4 इयर्स की हो गई, 2 साल हो गए, जैक उसको यही कहानी सुना रहा है। तो बेसिकली पूरी कहानी रट गई है जो को कि अब तो मुझे पापा यही बात सुनाएंगे। तो इस बार जो स्टोरी सुनाते हैं कौन? फादर अपनी बेटी को, जैक जो को। वो बताते हैं, इस बार होता है रॉजर स्कंक। इस बार स्टोरी वो किसकी सुनाते हैं? रॉजर स्कंक की। स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है, जैसे ब्लैक कलर का कैट जैसे स्क्विरल टाइप का दिखता है। तो वो बताते हैं कि रॉजर स्कंक एक एनिमल था, उसको बहुत प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम क्या थी? उसकी बॉडी में से बहुत गंदी स्मेल आती थी, जिसकी वजह से सारे फ्रेंड्स उससे दूर भागते थे और रॉजर बहुत दुखी हो गया। तो रॉजर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वाइज ओल्ड आउल के पास गया। एंड एज यूजुअल आउल ने उसको भेजा विज़र्ड के पास। विज़र्ड ने उसको बोला, आओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक कर देता हूँ। वो अपनी मैजिक वॉन्ड से कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसकी सारी गंदी स्मेल हटा देते हैं और इंस्टेड उसकी बॉडी में किसकी स्मेल आने लगती है? रोजेस की। और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वही होता है, रॉजर स्कंक को पैसे देने होते हैं विज़र्ड को, क्योंकि विज़र्ड ने उससे 7 पेनीज मांगी होती थी। लेकिन स्कंक के पास कितने पैसे होते थे? सिर्फ 4 पेनीज होती थी। तो विज़र्ड उसको एक रास्ता बताता है कि तुम यहाँ जाओ और वहाँ तुम्हें 3 एक्स्ट्रा पेनीज मिलेंगी, वो तुम मुझे ला के दे देना। रॉजर स्कंक वही करता है, वो 3 पेनीज ला के विज़र्ड को दे देता है और विज़र्ड खुश हो जाता है। फिर रॉजर स्कंक अपने घर जाता है, अपनी मम्मी को बताता है और वैसे ही उसको ट्रेन की आवाज़ आती है और रॉजर स्कंक के फादर उतरते हैं ट्रेन में से। यस, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है? जो रॉजर स्कंक की मम्मी होती है वो बिल्कुल खुश नहीं है रॉजर स्कंक की इस रोजेज वाली फ्रेगनेंस से। वो उसको बहुत चिल्लाती है और कहती है कि किसने तुम्हें रोजेज वाली फ्रेगनेंस दी? तो वो कहता है, मम्मी मुझे एक विज़र्ड ने दी है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर नहीं भाग रहे हैं। तो जो मम्मी होती है रॉजर स्कंक की, वो बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो और मैं अपने साथ अपनी अम्ब्रेला स्टिक लेके चलती हूँ और मैं ज़ोर से दे मारूंगी विज़र्ड के ऊपर, और वो ताकि सारी तुम्हारी रोजेस की फ्रेगनेंस हटा दे और तुम वापस से अपने ओरिजिनल स्कंक की जो ओडर होता है, फ्रेगनेंस होते हैं, तुम उसमें आ जाओ। और एग्जैक्टली रॉजर स्कंक की मम्मी ऐसा ही करती हैं। विज़र्ड के पास जाती हैं, अम्ब्रेला स्टिक ज़ोर से उसके सर पे दे मारती है और रॉजर स्कंक की रोजेस वाली स्मेल वो ले लेता है और वही ओल्ड वाली स्मेल दे देता है। अब ये बात सुनती है जब स्टोरी में वो कहती है कि ऐसा क्यों किया। उसे सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि बेचारा रॉजर स्कंक, उसको पूरी फ्रेगनेंस मिल गई थी रोजेस की, सारे फ्रेंड्स भी अब उसके साथ खेल रहे थे, तो उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों किया। और वो कहती है मम्मी अपने फादर को कि नहीं, अब आप मुझे कल ऐसी स्टोरी बताना जिसमें विज़र्ड मॉमी को अपनी स्टिक, अपनी जो मैजिक वॉन्ड है, उससे बहुत ज़ोर से मॉमी को हिट करे और मारे। तभी स्टोरी का नाम पड़ता है शुड विज़र्ड हिट मॉमी। तो जो ऑथर हैं वो रीडर्स को इस कंडीशन पे छोड़ देते हैं कि आप अब खुद डिसाइड करो कि विज़र्ड को क्या मॉमी को मारना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि रॉजर स्कंक की जो मॉम थी उन्होंने जो किया वो सही किया। उनके बेटे की जो ओरिजिनल फ्रेगनेंस थी उन्होंने उसको वही वापस दिलाई और उसे पता है कि उनके बेटे के लिए क्या सही और क्या गलत है। विज़र्ड को किसी की मॉमी को मारने का कोई राइट नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द जैक हु इज अ फादर ऑफ 2 किड्स, जॉन जिसको शॉर्ट में जो कहते हैं और उसका छोटा भाई बॉबी। His wife Claire is carrying their 3rd child. Jack had a habit of telling his daughter Jo a story every Saturday and on Saturday afternoon naps. तो हर इवनिंग में और शाम को सैटरडेज को जैक अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाता था ताकि वो सो जाए, नैप ले ले, यानी थोड़ी देर के लिए सो जाए। This time when he was telling her a story, she interrupts him and asks him questions whenever she feels that things are not being told are not right. इस बार जब जैक अपनी बेटी जो को रॉजर स्कंक की स्टोरी सुना रहा था तो वो बार बार उसको इंटरप्ट करती है, यानी बार बार उसको रोकती है और अलग अलग क्वेश्चंस पूछती है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि अब जो बड़ी हो रही है उसको चीज़ें समझ में आ रही है, तभी वो क्रॉस क्वेश्चंस कर रही है उससे। और वो क्यों क्वेश्चन कर रही है? क्योंकि जो चीज़ उसको स्टोरी में सही नहीं लग रही है उसका वो क्वेश्चन कर रही है अपने फादर से।
सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स एंड डजंट नो हाउ टू रिजॉल्व जोस क्वेश्चन। तो अब जो फादर है जैक, वो बहुत ज़्यादा फिक्स हो गया है, यानी कंफ्यूज्ड स्टेट में आ गए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करूं। सो दिस इज ऑल स्टोरी ऑल अबाउट। आगे बढ़ते हैं अब हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंटिन्यू हो रहा है, जिससे हम कंप्लीट कर लेते हैं। पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड। तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चे वही करें जैसा हमने उससे बोला है, जो वो अलग से करेंगे वो मतलब गलत है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है। दे शुड बिलीव वॉट एवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे वो सारी चीज़ें बिलीव करें जैसा हमने उन्हें बता दिया है। बट इज दिस द राइट एटीट्यूड? क्या ये राइट एटीट्यूड है? दिस मॉरल क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द स्टोरी एंड लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन। तो ये जो क्वेश्चन है, शुड विजर्ड हिट मॉमी, ये क्वेश्चन इसीलिए दे दिया गया है ताकि हम रीडर्स अब डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। क्या शुड विजर्ड हिट मॉमी जो कह रही है वो सही है, या जैक जो कह रहे हैं कि नहीं उसको नहीं मानना चाहिए वो सही है। इस नोट पे चैप्टर खत्म होता है और हम लोगों को डिसाइड करने के लिए हमको ऑथर ने छोड़ दिया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। सो लेट्स बिगिन। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. Naps यानी कि a short sleep specially during the day. जब दिन के वक्त आप थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए सोते हो, उसे हम naps कहते हैं। तो इवनिंग में और सैटरडेज में, जैसे आज जैक अपनी स्टोरी बताता है जो को, अपनी बेटी जो को एक स्टोरी बताता है आउट ऑफ हिज हेड। यानी जैक जो भी अपनी बेटी को स्टोरी बताता है वो अपनी दिमाग की कुछ भी बताता है, कहीं से पढ़ के नहीं आता है, खुद ही बनाता है स्टोरी और अपनी बेटी को खुद ही सुनाता है। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. कस्टम यानी कि ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का कस्टम था ये जैक ने तब चालू किया था जो को सुनाना जब जो 2 इयर्स की थी, और अब जो 4 इयर्स की हो गई है। इस बात को भी 2 साल हो गए, दैट मीन्स जो अब 4 इयर्स की हो गई है। और अब स्टोरी सुना सुना के जैक का समझो हेड खाली हो गई, क्योंकि अब उसको और आइडियाज ही नहीं आ रहे कि अब मैं क्या सुनाऊं उसको, क्योंकि वही रॉजर्स की स्टोरी वो हमेशा सुनाता है जो को। ओके, ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। टेल यानी कि स्टोरी। तो जब भी स्टोरी सुनाता था जैक अपनी बेटी जो को, तो वो सेम ही स्टोरी होती थी, बस उसमें स्लाइट वेरिएशन, हल्के फुल्के चेंजेस ही होते थे। अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर, जब भी वो स्टोरी सुनाता था उसमें एक स्मॉल क्रीचर, एक एनिमल होता था जिसका नाम हमेशा रॉजर होता था। वो कभी रॉजर फिश बन जाता था, कभी रॉजर स्क्वेरल हो जाता था, कभी रॉजर चिपमंक हो जाता था। चिपमंक एक छोटा सा एनिमल होता है जो स्क्विरल जैसी दिखती है, ब्राउन कलर का होता है ये। ओके, had some problem and went with it to the wise old owl। तो क्या होता था स्टोरी में, हमेशा इस रॉजर को हमेशा प्रॉब्लम होती थी और वो इस वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था अपनी प्रॉब्लम लेके। The owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem। तो विजर्ड कौन होता है? अ मैन हु हैज मैजिकल पावर्स, एक ऐसा इंसान जैसे आप दिख रहा है इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं। और मैजिक स्पेल क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज मैजिकल चार्म, वो शब्द जिनको हम मैजिक करने के लिए यूज करते हैं, जैसे आब्राकाडाब्रा, इस टाइप के मंत्र। ओके, फिर आउल क्या करता है स्टोरी में? आउल उसको बोलता था तुम विजर्ड के पास जाओ, फिर वो रॉजर विजर्ड के पास जाता था अपनी प्रॉब्लम लिख के, विजर्ड कुछ मैजिक स्पेल परफॉर्म करता था और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन अ पेमेंट ऑफ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड। पेनीज यानी कि अ स्मॉल सम ऑफ मनी, ऐसे छोटे से सिक्के, कॉइन्स। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था विजर्ड रॉजर की, तो विजर्ड बदले में क्या मांगता था? पेनीज, कुछ पैसे मांगता था, और हमेशा उतने पैसे मांगता था जितने रॉजर के पास नहीं होते थे। फिर विजर्ड ये भी बताता था कि तुम्हें कहाँ मिलेंगे पैसे, बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। फिर विजर्ड बताता था कि ये जो एक्स्ट्रा पेनीज मैं तुमसे मांग रहा हूँ ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे। तो रॉजर उस जगह जाता था, पेनीज लाके विजर्ड को दे देता था और विजर्ड भी खुश हो जाता था।
इसी टाइप की हमेशा स्टोरी सुनाता था जैक अपनी बेटी जो को। द रॉजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स। जैसे ही रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती थी वो हैप्पी हो जाता था और दूसरे क्रीचर्स, दूसरे एनिमल्स के साथ हैप्पीली बहुत गेम्स खेलता था। फिर वो घर जाता था अपनी मदर के पास इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम द बॉस्टन। बॉस्टन क्या है? अ सिटी इन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रॉजर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के फिर अपने घर मम्मी के पास चले जाता था। जब घर जाता था तो उसको ट्रेन की आवाज़ आती थी इस तरीके से, और ट्रेन में से कौन आते थे? रॉजर के फादर आते थे, हमेशा बॉस्टन से। ये स्टोरी हमेशा ऐसी ही रहती थी जब भी जैक जो को सुनाता था। सिर्फ रॉजर जो है वो चेंज हो जाता था, कभी वो स्क्विरल होता था, कभी चिपमंक होता था, कभी फिश हो जाता था, कभी भी हो जाता, कोई सा भी अलग अलग क्रीचर होता था। तो यही स्टोरी वो 2 साल से अपनी बेटी को सुना रहा है। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। ये पूरी कहानी खत्म होती थी, फिर जैक अपना सपर डिस्क्राइब करता था। सपर यानी कि जो शाम की इवनिंग लाइट मील आप जो खाते हो डिनर से पहले, वो ये सपर बोलता था, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे सपर खाना है, और बस उसकी स्टोरी खत्म हो जाया करती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. Fatiguing मतलब to feel exhausted या tired। जब आप बहुत थक जाते हो उसे हम fatiguing कहते हैं। Right का मतलब क्या होता है? A social custom or a work a person is doing। एक ऐसा काम जो इंसान काफ़ी टाइम से कर रहा है। Futile मतलब क्या होता है? Pointless या waste, किसी काम का नहीं। तो अब क्या होता है? अब जो 4 इयर्स की हो गई है, बड़ी हो गई है। पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी देर तक सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी नींद कम होती है। एग्जैक्टली जो के साथ भी ये हुआ। अब वो 4 इयर्स की हो गई है, वो दिन में ज़्यादा नहीं सोती है। अब जैक ये स्टोरी क्यों सुनाता था जो को? ताकि जो सो जाए दिन में थोड़ी देर। अब बड़ी हो रही है, उसको सोना अब अच्छा नहीं लगता, तो अब जो बहुत कोशिश करता है स्टोरी सुनाने की, और थक भी जाता है सैटरडेज को इतनी सारी स्टोरी सुना के इसको, क्योंकि जो सोती ही नहीं है। तो जब वो सोती नहीं है तो जो जैक को ये लगता है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये फ्यूटाइल है, यानी वेस्ट है, यानी मैं कितनी भी कहानी सुना रहा हूँ, जो तो सो ही नहीं रही। ओके। द लिटिल गर्ल वॉज नॉट सो लिटिल एनी मोर। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, their big double bed that they had let her be in for naps and when she was sick। अब जो ये लिटिल गर्ल है जो कि अब लिटिल नहीं रही, बड़ी हो गई है, 4 इयर्स की हो गई है, अब इसको ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही, ये अब ज़्यादा बड़ी नहीं रही, क्योंकि जिस बेड पे, जो बेड इन्होंने डबल बेड रखा था उसको सुलाने के लिए, या कभी उसकी तबीयत खराब होती तो उस पर लेटाने के लिए जो इसके पेरेंट्स ने बेड रखा था, अब उसके जो पैर हैं वो ऐसे बाहर निकल रहे हैं कवर्स के बाहर। कवर यानी टॉप शीट जो हम पहनते हैं, जिसको हिंदी में हम ओढ़ने वाली चादर बोलते हैं ना, वो उसे हम कवर्स कहते हैं। तो अब कवर्स के बाहर से उसके पैर ऐसे बाहर निकल रहे हैं, यानी कि वो बड़ी भी हो रही है। यस, had at last arranged herself and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades। फैट फेस का मतलब क्या है? चबी फेस। उसका मोटा चेहरा नहीं था, जैसे छोटे बच्चों का चबी फेस होता है ना, उसका वो था। ओके। शोन मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ शाइन, शाइन यानी चमकना, उसका पास्ट टेंस होता है शोन। सिफ्टिंग क्या होता है? सीविंग, छनना। ओके। और शेड्स क्या होता है? कर्टन्स, पर्दे, इस तरीके से। ओके। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब जो बड़ी हो गई है, सो भी नहीं रही है, अब क्या कर रही है? उसने अपने आप को बड़े आराम से अरेंज कर लिया है शीट्स के अंदर, यानी कवर्स के अंदर, चादर के अंदर अरेंज कर लिया, और वो रेडी है स्टोरी सुनने के लिए। और उसका चेहरा जो है वो पिलो पर लेटा हुआ है, मतलब जो उसका फेस है, उसका जो हेड है वो पिलो पर रखा हुआ है, और वो शाइन कर रहा है। क्यों शाइन कर रहा है? क्योंकि उस कमरे में जो कर्टन्स लगे उसमें से बाहर की धूप छन के आ रही है। किसके फेस पे? जैक के फेस पे, और उसका फेस शाइन कर रहा है। और ये चेहरा देख के जैक को लग रहा है कि जो है उसका चेहरा तो पूरा शाइन कर रहा है, यानी सोने के इसके कोई आसार नहीं है, ये बिल्कुल भी स्लीपी फील नहीं कर रही है। It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2।
तो जैक सोचता है कि अब शायद कोई मैजिक ही हो सकता है जिससे जो सो जाए, क्योंकि इसका शाइन होता हुआ चेहरा देख के मुझे तो नहीं लगता ये अब सोने वाली है। तो वो कहता है शायद कोई मैजिक ही हो जाए कि 2 साल के बच्चे की तरह सो जाए जो बहुत देर तक लॉन्ग आवर्स की स्लीप लेते हैं। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी asleep with his bottle। अब जो का छोटा भाई है बॉबी जो 2 इयर्स का है, वो ऑलरेडी अपनी मिल्क की बॉटल फिनिश करके सो चुका है, लेकिन जो नहीं सोई अब तक। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो जैक सोचता है कि अब मुझे स्टोरी बतानी ही पड़ेगी जो को, क्योंकि वो ऐसे सो ही नहीं रही। तो वो कहता है अच्छा बताओ जो, आज तुम्हें किसके बारे में स्टोरी सुननी है? आज हमारी स्टोरी का हीरो कौन होगा? रॉजर तो होगा, लेकिन कौन होगा वो ये पूछ रहा है जो से। रॉजर, जो स्क्वीज्ड हर आईज एंड शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। तो रॉजर कहती है हमारा हीरो होगा रॉजर, और ऐसे करती है मतलब खुश होके, क्योंकि उसको पता है 2 साल से वही कहानी सुन सुन के कि रॉजर ही होगा हमारी कहानी का हीरो। हर आईज ओपन्ड हर मदर्स ब्लू। हर आईज ओपन्ड मदर्स ब्लू, जैसे ही जो ने ऐसे किया, रॉजर खुश होकर अपनी आंख खोली तो उसकी ब्लू कलर की आंखें थी। तो जैक ने देखा उसकी जो ब्लू आंखें हैं वो एग्जैक्टली उसकी मॉम जैसी, यानी कि जैक की वाइफ क्लेयर। तो जैसे उसकी वाइफ की ब्लू आईज है वैसे एग्जैक्टली उसकी बेटी जो की भी ब्लू आईज है। स्कंक, शी सेड फर्मली। तो जो कहती है आज हमारा हीरो होगा स्कंक। ये जो आप पिक्चर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो ये होता है स्कंक। स्कंक क्या होता है? अ स्मॉल कैट साइज्ड एनिमल, ऐसे छोटा सा कैट जैसे दिखने वाला एनिमल। तो वो कहती है आज हम स्कंक की स्टोरी सुनेंगे। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। तो जो जैक सोचता है कि अच्छा इसने मुझे एक नए एनिमल का नाम बताया, हो सकता है इसने अपने नर्सरी स्कूल जहाँ जाती है वहाँ इसके बारे में सीखा है तभी मुझे बोल रही है। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm। Stirred यानी कि move or cause to move with excitement। तो जैसे ही जैक ने सुना कि आज कोई नया एनिमल है स्कंक और उसके बारे में मुझे आज जो को स्टोरी सुनानी है, तो वो बहुत एक्साइटेड होगा कि चलो ठीक है, कोई वही पुरानी चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट हो गया आज स्कंक। तो स्टोरी तो वही रहेगी, बस हीरो आज रॉजर स्कंक होगा। ओके, ऑल राइट ही सेड। फिर जैक कहता है ठीक है, और फिर कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad। तो जैक बोलता है एक बार एक वुड्स में यानी जंगलों में एक छोटा सा क्रीचर रहता था और उसका नाम था रॉजर स्कंक, और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती थी। यस, जो सेड। तो जो कहती है हाँ, क्योंकि जो को पता है कि रॉजर से ही कहानी चालू होती है। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him। Woodland यानी कि land covered with trees, यानी जंगल जो पूरा ट्रीज से भरा हुआ रहता है। तो जैक बताता है जो को कहानी में कि पूरे वुडलैंड में जितने क्रीचर्स रहते थे वो कोई भी रॉजर स्कंक को पसंद नहीं करते थे उसकी बैड स्मेल की वजह से, और कोई उसके साथ खेलता भी नहीं था। जो looked at him solemnly, she hadn't foreseen this। solemnly यानी कि विद डीप सिंसियरिटी और सीरियसली, यानी जब आप किसी को सीरियसली ऐसे देखते हो उससे हम कहते हैं solemnly। और फोरसीन यानी पहले से प्रिडिक्ट करना। तो जब जैक ने बताया कि वो बहुत गंदी तरीके से स्मेल करता है और कोई फ्रेंड्स उसके साथ नहीं खेलते, तब जो ऐसा सुनती है सीरियसली देखती है, और ये तो उसने सोचा भी नहीं था कि जैक मुझे ऐसा बताएगा कि स्मेल करता है। ये प्रॉब्लम उसने प्रिडिक्ट नहीं करी थी कि ये प्रॉब्लम होगी रॉजर स्कंक की। Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. Of all the other tiny animals would cry, "Oh, oh, here comes a Roger Stinky Skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes। Zest मतलब energy और great enthusiasm। Humiliations मतलब make someone feel ashamed and foolish by enduring their dignity and pride। Humiliations यानी कि जब आप किसी को बहुत ashamed, बहुत शर्मनाक फील कराते हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाते हो और उनको बुरा फील कराते हो, वो होता है ह्यूमिलिएशंस। ओके, स्टिंकी यानी कि स्मेली, किसी की बहुत गंदी अनप्लेजेंट स्मेल होती है तो उसे हम स्टिंकी कहते हैं। तो जैक आगे स्टोरी कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि जब भी वो बाहर खेलने जाता है
और ये जो स्टोरी है ना जैक बहुत एनर्जी से बता रहा है क्योंकि इस बार कोई नया एनिमल है। तो वो कहता है जब भी बाहर रॉजर स्कंक खेलने जाता है सारे फ्रेंड्स जो होते हैं भाग जाते हैं उससे दूर और कहते हैं ऊ रॉजर स्टिंकी स्कंक फिर से आ गया, और सब दूर भाग जाते थे उससे क्योंकि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती थी। और बेचारा रॉजर स्कंक वहीं बेचारा अकेले खड़े रहता था और दो आंसू उसके दोनों आंखों से ऐसे टीयर्स निकलते थे। और जब जैक ये बात जो को बता रहा था उसको अपने बचपन के दिन के ह्यूमिलिएशंस याद आ गए। शायद जैक जब छोटा बच्चा था तो दूसरे फ्रेंड्स जो थे उसके उन्होंने उसके साथ ऐसा कभी उसको अशेम्ड फील कराया और उसको बुरा लगा था। तो जब रॉजर स्कंक की कहानी बता रहा था जैक तो उसको अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे जब उसने भी ऐसा रॉजर स्कंक जैसा अशेम्ड फील किया होगा। तो ये वो बता रहा था और ऐसा सोच भी रहा था। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन। अब जब रॉजर स्कंक बेचारा वहां अकेले खड़े होकर रो रहा था, जब जो ने ये बात सुनी तो उसके जो कॉर्नर्स हैं जो के वो ऐसे हो गए, ऐसे वो सैड हो गई बेचारे रॉजर स्कंक की बात सुन के। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ फोरफिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ द रॉजर स्कंक्स टीयर्स। तो जैक ने जो के फेस पे ऐसा करके बताया। पता है कैसे रो रहा था रॉजर स्कंक? ऐसे उसने ऐसा करा अपनी बेटी के फेस पे, तो वो यूं हो गई, बेचारी सैड हो गई कि अरे बेचारा ऐसे रो रहा था, कोई नहीं खेल रहा था उसके साथ। वोंट ही सी द आउल? तो अब जो पूछती है अपने फादर से क्या वो आउल से मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो स्टोरी पता है कि अभी आउल के पास फिर विजर्ड के पास ऐसे। तो वो अपने फादर से पूछती है वो आउल से नहीं मिलने जाएगा अपनी प्रॉब्लम लेके। शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस। तो बेचारी दुखी होकर पूछती वो आउल के पास नहीं जाएगा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. Tug यानी कोई चीज अपनी तरफ बहुत जोर से खींच लेना। To pull suddenly. Switched यानी कि अपनी पोजीशन इधर से उधर चेंज करना। Tensely यानी कि unable to relax because of worries, क्योंकि आप बहुत टेंशन में, आपको किसी चीज की बहुत चिंता हो रही है। तो जब रॉजर स्कंक अकेला खड़ा हुआ था वहां पे रो रहा था, ये बात जैक ने जो को बताई। तो जैक ने नोटिस किया कि साइड में जो बैठी थी उसने सारे जो शीट कवर्स थे, जो ऊपर की ओढ़ने वाली चादर थी, वो अपनी तरफ खींच ली, पैर अपने इधर से उधर हिला रही थी क्योंकि वो टेंस हो गई, बेचारी चिंता में आ गई कि अरे बेचारे रॉजर स्कंक के साथ ऐसा हो रहा है। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry. तो जब जैक ने ये रिएक्शन देखा अपनी बेटी जो का, तो वो बहुत प्लीज्ड हुआ, यानी बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि जैक इस स्टोरी के माध्यम से अपनी बेटी को लाइफ का कुछ ट्रू चीज़, कुछ रियलिटी बता रहा था कि बेटा अगर आप क्लीन नहीं रहोगे, साफ नहीं रहोगे, तो आपके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आएगी और सारे लोग आपसे, आपके सारे फ्रेंड्स दूर भागेंगे, और ये चीज़ बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जैक खुश हो रहा था कि वो एक ऐसी चीज़ बता रहा है जो कि सही है और जो को ये चीज़ समझ में भी आ रही है कि अगर हम क्लीन नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर से स्मेल आएगी और लोग हमसे दूर भागेंगे। और इसीलिए वो अपनी स्टोरी बहुत धीरे धीरे बता रहा था जो को, ताकि वो समझे। वो कोई हरी में नहीं था, यानी कोई जल्दबाजी में नहीं था स्टोरी सुनाने के लिए। But downstairs a chair scrapped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. Scraped यानी कि ड्रैग और पुल हार्ड, जब आप कोई चीज़ बहुत ज़ोर से खिसकाते हो या पुल करते हो और उसकी तेज़ आवाज़ आती है वो। तो जो को स्टोरी सुनाते वक्त जैक ने सुना कि नीचे वाले फ्लोर से चेयर कोई बहुत ज़ोर से ड्रैग कर रहा है, और उसने सोचा कि ये मेरी वाइफ क्लेयर है, और वो क्या कर रही है, नीचे लिविंग रूम में जितना भी लकड़ी के फर्नीचर है उसको पेंट कर रही है। तो ये सारी आवाज़ भी ऊपर जैक को आ रही थी। तो जब सुनता है जैक अपनी वाइफ की नीचे आवाज़ वगैरह सुनता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है, और फिर जो को स्टोरी सुनाना कंटिन्यू करता है और कहता है, वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। एनॉर्मस यानी कि वेरी लार्ज इन साइज, जो बहुत बड़ा होता है साइज में। तो फिर वो कंटिन्यू करता है बताना और कहता है कि फिर वो बहुत दुखी हो गया और धीरे धीरे वो एक बड़े से ट्री के टिप टॉप, यानी मान लीजिए ये एक बड़ा सा ट्री है और एकदम टॉप पे यहाँ एक छोटा सा घर है जहाँ पे ये आउल रहता है। तो इस ट्री के
टिप टॉप में एक बहुत बड़ा वाइज ओल्ड आउल रहता था। वाइज यानी बहुत समझदार था वो। गुड, तो जो कहती है गुड, क्योंकि उसे पता है कि हाँ अभी आउल के पास आना ही था। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है आउल को कि मिस्टर आउल, सारे जो बच्चे हैं मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मेरे में से बहुत गंदी स्मेल आती है। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। तो आउल कहता है हाँ सही बात है, तुम में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और वेरी वेरी बैड, बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। तो आउल भी उससे कहता है कि स्मेल आ रही है। What can I do? रॉजर स्कंक said and he cried very hard. तो रॉजर स्कंक पूछता है कि मैं क्या करूं अब, और फिर वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। The wizard, Joe shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bed. तो जैसे ही वो रोने लगता है और वो पूछता है स्टोरी में कि मैं क्या करूं, तो जो को पता है कि अब आगे वो ये बोलेगा कि विजर्ड के पास जाओ, तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, बेड से उठ के बैठ जाती है और कहती है विजर्ड विजर्ड। और जैसे ही उठती है एक गोल्डन कलर की बुक पड़ी होती है उनके बेड पे, वो नीचे गिर जाती है। तो बेचारा जैक सोचता है कि मैं इसको सुलाने के लिए इतना कहानी बता रहा हूँ, और ये तो और एक्साइटेड हो गई है और एनर्जेटिक फील कर रही है, और ये तो उठ के बैठ गई है। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो, यू मी। तो अब जो जैक है वो जो को बोलता है कि देखो सुनो जो, अब डैडी तुम्हें स्टोरी बता रहे हैं, तुम्हें मुझे नहीं बतानी, क्या तुम बताओगे डैडी को स्टोरी? तो कहती है वो नो, यू मी, मतलब आप मुझे सुनाओगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। फिर वो कहता है हाँ तो लेट जाओ और थोड़ा स्लीपी फील करो, क्योंकि वो अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रहा है। हर हेड रिलैप्स्ड इनटू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड। रिलैप्स्ड यानी कि वेंट बैक, तो उसने अपना सर वापस से पिलो पर रख दिया, और फिर वो कहती है अपने डैड से आउट ऑफ योर हेड, यानी अपने मन से ठीक है सुनाओ आप मुझे कहानी और कंटिन्यू करो। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजर्ड। तो फिर वो बताता है कि आउल ने बहुत देर तक सोचा और फिर बोला उसको, रॉजर स्कंक को, कि क्यों ना तुम विजर्ड से जाके मिलो। डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? फिर से जो बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है अपने फादर से डैडी। वो कहते हैं क्या? फिर वो कहती है ये मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं क्या, यानी कि जो ये मैजिक के जो मंत्र वगैरह होते हैं ये सब रियल होते हैं क्या? दिस वॉज अ न्यू फेज, जस्ट द लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज। तो जो ने ये क्वेश्चन पूछा और जैक ने ये सोचा कि ये सब पिछले महीने से ही चालू हो रहा है। पिछले महीने से जो अब बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगी, क्योंकि अब क्या है जो बड़ी हो गई है, क्या है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके जो क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरियोसिटी भरे क्वेश्चंस होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। वो हर बात पे सवाल जवाब बहुत करते हैं पेरेंट्स से। तो एग्जैक्टली जो की भी वही सिचुएशन थी। तो जो ने अपने फादर से पूछा कि जो मैजिक स्पेल्स विजर्ड करते हैं ये असली होते हैं क्या? When he told the spiders eat bugs, he turned to the mother, her mother, and asked, "Do they really?" तो जैक्स सोचता है कि ये सब पिछले महीने से स्टार्ट हो रहा है, कि जो हर बात पे बहुत क्वेश्चंस पूछ रही है। थोड़े दिन पहले जैक ने जो को बोला था कि पता है स्पाइडर्स होते ना वो बग्स को खाते हैं। तो उसने अपनी मदर की तरफ टर्न किया जो ने और पूछा, डू दे रियली? सही में? तो ये अब हर बात मान नहीं रही, क्रॉस क्वेश्चन करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है कि अच्छा ये सच है कि गलत। तो ये बढ़ते बच्चे, ग्रोइंग चिल्ड्रन की ये निशानी होती है। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली? तो जब जो की मदर क्लेयर ने उसको बताया कि तुम्हें पता है गॉड जो है वो हर जगह है और स्काई में रहते हैं, हर जगह रहते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। तो उसने एक स्लाई यानी कनिंग स्माइल दी, और वो काफ़ी ईगर थी, काफ़ी जानने की इच्छुक थी। वो स्माइल करते हुए अपने फादर से पूछती है, इज ही रियली? क्या सही में गॉड हमारे आसपास रहते हैं, स्काई में रहते हैं? तो वो बिलीव नहीं करती, वो इस तरीके से क्या करती है, बस अपने क्रॉस क्वेश्चन पूछती जैसे सारे बच्चे करते हैं। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली यानी कि रूडली। तो फिर जैक उसको रूडली थोड़ा आंसर कहता है कि हाँ गॉड ये सब बहुत स्टोरीज में होते हैं, असलियत में नहीं होते, क्योंकि वो इरिटेट हो रहा है और वो सो भी नहीं रही होती है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। नरेटिव यानी कि स्टोरी।
तो वो इसलिए इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि जो रॉजर स्कंक की स्टोरी वो सुना रहा होता है, उसके बीच में उसने वो मैजिक स्पेल्स वाला क्वेश्चन पूछ के उसको इंटरप्ट कर दिया। वो एकदम से भूल ही गया था कि मैं नैरेटिव में यानी स्टोरी में कहाँ हूँ। फिर उसको याद आता है और वो स्टोरी आगे कंटिन्यू करता है और कहता है, The owl said, Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. तो फिर वो बताता है कि आउल ने रॉजर स्कंक को बोला कि तुम डार्क वुड्स, एकदम अंधेरे भरे जंगल में एक एप्पल ट्री होंगे, वहां पे जाओ। स्वॉम्प में, स्वॉम्प क्या होता है? एन एरिया ऑफ लो लाइंग अनकल्टिवेटेड ग्राउंड वेयर वाटर कलेक्ट्स अ मार्शी लैंड। तो एक ऐसा लैंड जो मार्शी होता है, यानी जहाँ पर बहुत कीचड़ होती है और वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, यानी कि पेड़ पौधे क्रॉप्स नहीं उगा सकते। तो ऐसा बताया आउल ने रॉजर स्कंक को कि तुम मार्शी लैंड की तरफ जाओ और क्रिक के ओवर, क्रिक यानी कि अ स्मॉल रिवर, एक नदी को इस तरह पार करके जाना, वहां तुम्हें विजर्ड मिलेंगे। व्हाट्स अ क्रिक? तो जो पूछती है क्रिक क्या है, तो उसके फादर बोलते हैं अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। तो वो बताते हैं स्टोरी में कि क्रिक के उस पार कि एक विजर्ड का घर है। And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Rapped यानी कंटिन्यूसली नॉक करना जोर जोर से किसी के दरवाजे पे। तो जैक बताते हैं स्टोरी में कि रॉजर स्कंक ने वैसा ही किया, वो जल्दी से गया और वो फाइनली विजर्ड का जो वाइट ओल्ड हाउस है वहां पे पहुंचा और डोर पे रैप करने लग गया, यानी जोर जोर से नॉक करने लग गया। Jack rapped on the windowsill, and under the covers, Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. Sill क्या होता है? A window shelf और window opening. इस तरीके की जो विंडो होती है ना, इसको हम, इसकी जो बॉर्डर होती है ऐसी, इसको विंडो सिल कहते हैं। ओके, क्लेंच्ड यानी टू टाइटन समथिंग, अपने आप को बिल्कुल टाइट कर देना, उसे हम कहते हैं क्लेंच्ड। इन्फेंटाइल क्या होता है? चाइल्डिश, बचपने वाली चीज, बच्चों वाली चीजें। और थ्रिल क्या होता है? एक्साइटमेंट। तो जब रॉजर स्कंक गया विजर्ड के घर पर और उसने नॉक किया, तो ये जो नॉक करने का साउंड है, ये जैक ने जो को खिड़की पर करके बताया। उसने ऐसे नॉक करके बताया उसने अपनी बेटी को कि इस तरीके से आवाज निकाली रॉजर स्कंक ने दरवाजे से। तो वो जैसे बच्चे कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई, अपने आप को ऐसे टाइटन कर लिया उसने और बिल्कुल खड़ी हो गई। यानी इससे ये दिखता है कि वो कितनी एक्साइटेड थी और अभी भी स्लीपी नहीं थी। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट। तो जैसे ही रॉजर स्कंक ने दरवाजे पे नॉक किया, अंदर से कौन निकला? एक बहुत ही छोटी हाइट का मैन, जिसकी बहुत लंबी सी ऐसी बियर्ड थी, बिल्कुल इतनी लंबी लंबी, और उसने ब्लू कलर की ऐसी हैट पहनी हुई थी। एंड सेड, what a want, you smell awful। तो उसने क्या बोला रॉजर स्कंक से कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। तो ऐसा विजर्ड ने बोला रॉजर स्कंक से। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes. अब जैक ने जो को ये साउंड निकाल के बताया कि विजर्ड ने कैसे बोला रॉजर स्कंक को। तो ये जो आवाज है कि वॉचर व्हाट डू यू वांट, ये जो विजर्ड की आवाज है, ये जैक की खुद की भी फेवरेट है। जैक को बहुत अच्छा लगता है विजर्ड की ऐसी आवाज निकालना, और वो क्रंचिंग करता है, यानी कि लाउड नॉइज बनाते हैं अपने फेस पे से रिंकल्स बना के। तो ये करना बहुत अच्छा लगता था उसको। वाइनिंग यानी कि वाटरी, तो वो क्या करता था, ऐसे करके अपनी आंखों में थोड़ा पानी प्रोड्यूस करता था, अपनी आंखों को थोड़ी वाटरी बनाता था, ताकि वो बिल्कुल इफेक्ट के साथ जैक को सुना पाए विजर्ड का साउंड, जो को सुना पाए विजर्ड का साउंड। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, र्यूमी यानी कि वाटरी। तो वाइनिंग क्या होता है? साउंड ऑफ अ लाउड क्राई, बहुत जोर से इस तरीके से आवाज निकालना बहुत अच्छा लगता था जैक को, ताकि वो जो को सुनाए। और र्यूमी यानी आंखों को वाटरी करना, तो इस तरीके के इफेक्ट्स वो करता था जो को सुनाने के लिए। He felt being an old man suited him. तो जैक को लगता था कि ये ओल्ड मैन विजर्ड की जो एक्टिंग है ना, मेरे को बहुत सूट करती है, मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. तो जैसे ही
विजर्ड ने रॉजर स्कंक को बोला कि छी, तुम में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो रॉजर कहता है मुझे पता है, और इसी वजह से सारे जो लिटिल एनिमल्स हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं, कोई नहीं खेलता मेरे साथ। द enormous wise old owl said you could help me। तो और उसने बोला कि जो बड़ा सा वो ओल्ड आउल है उसने मुझे बोला कि आप मेरी मदद कर लोगे। वेल मे बी कम ऑन एंड डोंट गेट टू क्लोज। तो विजर्ड कहते हैं हाँ ठीक है, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आ जाओ मेरे घर में अंदर, पर ज़्यादा मेरे पास मत आओ क्योंकि तुमसे बहुत स्मेल आ रही है। नाउ इनसाइड जो there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady। jumbled यानी कि सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स होके पड़े रहना और बहुत अनटाइडी, बहुत गंदी तरीके से। हीप यानी कि ढेरी, ऑब्जेक्ट्स प्लेस ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी हर सामान एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, अच्छे से प्रॉपरली अरेंज्ड कुछ भी नहीं है। तो जैक बताता है जो को कि पता है जो जब अंदर जो घर था विजर्ड का वो अंदर से बहुत अनटाइडी था, सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे, ढेरी बनी हुई थी सामान की, ऐसे हीप्स बने हुए थे एक के ऊपर एक, क्योंकि उनके घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी, कोई साफ करने वाला नहीं था, इसलिए विजर्ड का हाउस अंदर से बहुत अनटाइडी था और सब चीजें इधर उधर मिक्स होके एक साथ पड़ी हुई थी। वाई? तो जो पूछती है क्यों, ऐसा क्यों? तो जैक बोलता है वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो जैक बोलता है इसीलिए क्योंकि वो एक विजर्ड है और वो बहुत ओल्ड मैन था, वो अपने घर को साफ वाफ नहीं रखता। विल ही डाई? तो जो पूछती है क्या वो मर जाएगा इतना ओल्ड है तो जैक बोलता है नो, वो नहीं मरेगा। विजर्ड्स डोंट डाई, उसने बोला विजर्ड्स कभी मरते नहीं है। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। रमेज्ड यानी सर्च अनसिस्टमैटिकली एंड अनटाइडीली थ्रू समथिंग। तो विजर्ड ने क्या किया, विजर्ड ने वो जो सारे सामान की ढेरी उसमें से गंदगी में से बहुत कुछ सामान ढूंढा और अपनी मैजिक वॉन्ड, अपनी जादू की छड़ी निकाली और रॉजर स्कंक से पूछा कि तुम्हें किस चीज जैसे स्मेल करना है। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। तो रॉजर ने बहुत सोचा और फिर वो कहता है कि मेरी गंदी स्मेल निकाल के आप मुझे रोजेस, गुलाब के फूलों की तरह स्मेल करवा दो, वैसी स्मेल दे दो आप मुझे। यस गुड, जो सेड स्मगली। तो जो बोलती यस गुड, हाँ ये बहुत अच्छा है कि रॉजर स्कंक अब बहुत रोजेस जैसे स्मेल करेगा, और उसने ये बहुत स्मगली कहा यानी टू शो सेटिस्फैक्शन, वो बहुत सेटिस्फाइड थी कि चलो अच्छा है अब रॉजर स्कंक रोजेस जैसे स्मेल करेगा। Jack fixed her with a trance-like gaze, enchanted in the wizard's elderly, irritable voice। तो जैक fixed her यानी जैक अपनी बेटी को फिक्स करके एकदम घूर घूर के ऐसे देखने लगा, और ट्रांस लाइक यानी वो जैक खुद हाफ अस्लीप था क्योंकि वो थक रहा था, उसको भी नींद आ रही थी, जैक को कहानी सुना रहा था, जो को कहानी सुना रहा था और जो सो नहीं रही थी। तो जैक उसको घूरता है ऐसे और बिल्कुल आधे नींद में, हाफ अस्लीप है, और उसको इंटेंटली यानी बहुत सीरियसली ऐसे घूरता है और फिर चैंट करना चालू करता है यानी वो मंत्र पढ़ना चालू करता है जो विजर्ड ने पढ़ा, और फिर कहता है एब्रिकडेब्री होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एन ईयर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। तो जैक ने वो पूरा मंत्र पढ़ के सुनाया जो को, जो विजर्ड ने चैंट किया था। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril। Rapt का मतलब क्या होता है? Completely fascinated or absorbed by what one is seeing or hearing। तो जैक ने जैसे ये पूरा मंत्र पढ़ा, उसने स्टोरी कंटिन्यू नहीं की थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था अपनी बेटी का ये एक्सप्रेशन देखते हुए। उसकी जो बेटी है ना वो एकदम ऐसे करके अपने फादर को देख रही थी कि कैसे वो उसको ये पूरा मंत्र सुना रहे हैं, और जो उसके नॉस्ट्रल्स थे यानी ये जो पोर्शन है वो ऐसे खुले रह गए थे कि मतलब क्या सुना रहे हैं वो मुझे। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और उसके आईब्रोज पूरे ऊपर ऐसे चले गए थे कि मेरे फादर कौन सा मंत्र सुना रहे हैं मुझे। एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और ग्रिन यानी ऐसी हल्की फुल्की स्माइल, तो वो ऐसे सुन रही थी, ऐसे करके उसके लिप्स खुल गए थे, दांत दिखा रही थी और वो अमेज हो रही थी कि वाह क्या मंत्र सुना रहे हैं मेरे फादर मुझे।
An expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. Feigning यानी कि to pretend, थोड़ा बहुत दिखावा करना. तो जब ऐसा वाला जो ऐसा एक्सप्रेशन है, जब जो शो कर रही थी अपने फेस पर, तो जैक उसको देखता है और सोचता है कि ये तो एग्जैक्टली ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिख रही है. क्योंकि जब भी क्लेयर कॉकटेल पार्टीज में जैक के साथ जाया जाती थी और लोगों से ऐसे ऐसे करके मिलती थी, तो एग्जैक्टली जो ये फेस का एक्सप्रेशन है उसकी मॉम का, वैसा सेम एक्सप्रेशन जो के फेस पे आ रहा था. तो जैक सोच रहा था इसका एक्सप्रेशन तो बिल्कुल अपनी मॉम जैसे मिल रहा है, और ऑब्वियसली आइज तो दोनों की सेम ही थी, ब्लू कलर की. तो वो अपनी बेटी के फेस पे एक्सप्रेशन देखता है क्योंकि उसको वो अपनी वाइफ जैसा लगता है. And all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard house was full of smell of roses. और suddenly जैक धीरे से बोलता है कि पता है पूरा जो विजर्ड का अंदर से घर था वहां रोजेस की फ्रेग्रेंस आ गई थी. रोजेस, रॉजर फिश क्राइड. और रॉजर स्कंक की जगह गलती से वो क्या बोल देता है, रॉजर फिश क्राइड. तो जब जैक स्टोरी सुना रहा होता है, वो सुनाते सुनाते रॉजर स्कंक की जगह गलती से रॉजर फिश बोल देता है, और वो कहता है रॉजर फिश ने जैसे चिल्लाया रोजेस, वाह मतलब मेरे अंदर से रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है. एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, that will be 7 pennies. तो विजर्ड ने क्रैंकी होके यानी बहुत इरिटेटेड होके क्या बोला रॉजर स्कंक को, हाँ इसके बदले मुझे 7 pennies चाहिए, यानी 7 सिक्के चाहिए तुमसे. डैडी व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश. तो जो अपने फादर से बोलती है डैडी, तो डैडी बोलते हैं क्या, फिर वो बोलती है आपने रॉजर फिश बोल दिया, आपको रॉजर स्कंक बोलना था. यस स्कंक. तो वो कहते हैं हाँ स्कंक. यू सेड रॉजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली. तो वो अपने फादर से बोलती है आपने रॉजर फिश बोल दिया, ये कितनी सिली बात है, कितनी बुद्धू होने वाली बात है. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. तो वो अपनी बेटी से मस्ती करता है और वो कहता है हाँ तुम्हारे बुद्धू डैड हैं, ओल्ड हो गए इसलिए वो भूल गए, और रॉजर स्कंक की जगह उन्होंने रॉजर फिश बोल दिया. फिर वो कहते हैं वेयर वॉज आई. फिर वो पूछते कि मैं कहाँ था स्टोरी में. वेल यू नो अबाउट द पेनीज, फेट. ओके रॉजर स्कंक सेड. तो वो कहता है, जैक बोलता है जो को, फिर तो आगे तुम्हें पता ही है पेनीज के बारे में कि वो पेनीज ढूंढने जाएगा. तो जो कहती है हाँ बोलो. ओके रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies एंड ही बिगैन टू क्राई. तो जब विजर्ड ने 7 pennies मांगे रॉजर स्कंक से, तो वो रोने लग गया और वो कहता है कि मेरे पास 7 नहीं, मेरे पास सिर्फ 4 pennies है. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन. अब क्योंकि रॉजर स्कंक रो रहा था, जो ने फिर से अपना वही रोने वाला फेस बना लिया, सैड फेस बना दिया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी यानी सीरियसनेस. तो इस बार वो इतनी सीरियस नहीं थी, थोड़ा बहुत ही सैड फील कर रही थी एक्सप्रेशंस के थ्रू. दिस अनॉयड जैक. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड. तो अभी वो फिर से वैसा फील कर रही थी कि अरे रॉजर स्कंक रो रहा है, अपने एक्सप्रेशन भी चेंज कर रही थी फेस पे. ये देख के जैक बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गया, यानी कि एंग्री हो गया, उसको गुस्सा आने लगा. क्यों? क्योंकि वो इतनी देर से कोशिश कर रहा है उसको सुलाने की, स्टोरी सुनाने की, लेकिन वो तो एक्साइटेड है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बार बार चेंज कर रही है, यानी उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है. और नीचे क्लेयर काम कर रही थी, पेंट कर रही थी, तो उस वजह से सारा फर्नीचर रंबल हो रहा था, यानी कंटिन्यूसली साउंड भी आ रहा था और वो सो भी नहीं रही थी तो जैक को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है स्टोरी में कि जैक बता रहा है कि जो उसकी वाइफ क्लेयर है, शी 6 months pregnant और वो उनका 3rd बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. पहली जो थी, दूसरा बॉबी, एंड 3rd जो क्लेयर अभी एक्सपेक्ट कर रही है. So the wizard said, "Oh very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times." तो विजर्ड ने अब रॉजर स्कंक को रास्ता बताया जहाँ से उसको बचे हुए वो 3 pennies मिलेंगे. तो बोलता है ठीक है, तुम लेन यानी एक लंबे से रास्ते तरफ यहाँ पे जाना, 3 बार टर्न अराउंड करना यानी गोल गोल घूमना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल. वहाँ पे तुम्हें एक जादुई कुआं मिलेगा, मैजिक वेल मिलेगा,
और वहीं तुम्हें तुम्हारे 3 पेनीज मिलेंगे। हरी अप। फिर वो कहता है रॉजर स्कंक से कि जल्दी जाओ। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well there were 3 pennies. तो रॉजर स्कंक ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, वो गया वहाँ लेन के उधर, मैजिक वेल मिला, 3 चक्कर लगाए उसने और जब देखा अंदर तो उसको 3 पेनीज वहाँ पर मिल गए। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods. तो बस वो 3 पेनीज ले जाके उसने विजर्ड को दिए। रॉजर स्कंक बहुत खुश हो गया और फिर जंगल की तरफ, अपने घर की तरफ वापस भाग गया। And all the other little animals gathered around him because he smelled so good. और इस बार जब वो जंगल में गया अपने घर की तरफ तो सारे लिटिल एनिमल्स उससे दूर नहीं भागे, सब उसके पास गैदर हो गए, यानी इकट्ठा होकर खड़े हो गए, क्योंकि उसके अंदर से बहुत अच्छी रोजेस की फ्रेगनेंस आ रही थी, खुशबू आ रही थी। And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and pickup sticks. और फिर सब ने रॉजर स्कंक के साथ बहुत सारे अलग अलग इस तरीके के गेम्स खेले जो अभी मैंने आपको बताए। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? तो अब जो पूछती है ये पिकअप स्टिक्स कौन सा गेम है, तो जैक बताता है इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। तो बताता है कि एक ऐसा गेम जिसमें आप स्टिक्स ऐसे डंडियों से खेलते हो, लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड। तो जो पूछती है ये वैसी स्टिक्स होती हैं जैसे विजर्ड की मैजिक वॉन्ड होती है, यानी कि जादू स्टिक, वैसी स्टिक्स होती है। तो जैक बोलता है काइंड ऑफ, हाँ कह सकती हो तुम वैसी। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगैन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। तो जैक बताता है कि फिर बहुत देर तक रॉजर स्कंक ने सारे एनिमल्स के साथ खेला, फिर रात होने लगी तो फिर सारे एनिमल्स भाग के अपनी मॉमीज के पास घर चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड। अब जो क्या कर रही थी, फर्स्ट कर रही थी, यानी मूव इन एक्साइटमेंट, वो बेड पे इधर उधर बहुत एक्साइटेड हो रही थी स्टोरी सुन के। एंड क्रैक ऑफ डे का मतलब क्या होता है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द क्रैक ऑफ द कर्टन। तो जो खिड़की के पर्दों में से जो लाइट आ रही थी उसमें, और जो लाइट आ रही थी विंडो से बहुत ज़्यादा उसमें वो शाइन कर रही थी, उसका चेहरा ग्लो कर रहा था, बहुत एक्साइटेड थी, यानी सोने की अभी भी कोई आसार नहीं थे जो के। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। क्यों वो इतनी एक्साइटेड फील करी थी? क्योंकि उसको लगा कि ये स्टोरी खत्म हो गई, वो रोजेस की फ्रेगनेंस मिल गई उसको और सब हैप्पी हैप्पी हो गया। लेकिन जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? fearful that something bad or unpleasant will happen। डरें, जो लोग डरें कि कुछ गलत हो सकता है उसे हम एप्रीहेंसिव कहते हैं। तो जो क्या इधर उधर एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि उसको लगा कि स्टोरी खत्म हो गई, ये चीज़ उसने खुद से अज्यूम कर ली कि स्टोरी खत्म हो गई। जैक ने तो उसको अब तक नहीं बोला कि स्टोरी खत्म हो गई बेटा। तो ये देख के जैक को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर, क्योंकि जैक एक ऐसा पर्सन था कि उसको वो लेडीज, वो औरतें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी जो खुद से चीज़ें अज्यूम कर लें और उनको किसी बात का डर ना लगे। और वो चाहता था कि जो घर की लेडीज़ हैं वो ऐसी रहें जो जैक के वर्ड्स पे हैंग करें, यानी जैक के बोलने का वेट करें। अब ऑब्वियसली उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, बट वो छोटी अपनी बच्ची जो को ये सब नहीं बोल पाया। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? वो कहती है यस। तो अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, जैक कंटिन्यू करता है और कहता है जो सुनो। फिर वो कहती है यस। बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। तो जो कहती है कि हाँ हाँ मैं सुनूंगी क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है और मैं तो सुनूंगी। तो रॉजर स्कंक की मॉमी कहती है व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, ऑफुल यानी वेरी बैड। तो जैसे ही रॉजर स्कंक घर जाता है उसकी मम्मी कहती है कि गंदी स्मेल किस चीज की आ रही है, व्हाट? एंड रॉजर स्कंक सेड, तो जैसे ही जो ने सुना कि रॉजर स्कंक की मम्मी उसको बोल रही है कि तुम में से गंदी किस चीज की स्मेल आ रही है, तो जो कहती है व्हाट, उसको ये गंदी स्मेल लग रही है, ये रोजेस की स्मेल है, ये सबसे बेस्ट स्मेल होती है। एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेस। तो रॉजर स्कंक ने अपनी मॉमी को बोला कि मॉम ये मैं हूँ और मेरे अंदर से वो पुरानी गंदी वाली स्मेल नहीं आती, अब मेरे अंदर से रोजेस की स्मेल आती है। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? और वो पूछती है तुम्हें इस तरीके की स्मेल किसने दी, किसने तुम्हें ऐसे बनाया? एंड ही सेड द विजर्ड।
तो उसने बोला मुझे विजर्ड ने ऐसा बनाया। एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व मतलब a phrase that describes anger and shock। एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और आपको शॉक लग जाता है। तो वो कहती है वेल अच्छा तुम्हें विजर्ड ने ऐसा बनाया, यू कम विथ मी वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड। तो वो कहती है तुम चलो मेरे साथ अभी अभी रॉजर स्कंक, मैं अभी उसको बताती हूँ चल के कि उस विजर्ड ने तुम्हें ऐसा क्यों बनाया। जो सैट अप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। डैबलिंग यानी कि मूव करना और फ्राइट यानी कि अ सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फेयर। तो जैसे ही उसको रॉजर स्कंक की मम्मी ने उसको बोला कि चलो तुम मेरे साथ अभी अभी बताती हूँ मैं उस विजर्ड को जिसने तुम्हारी स्मेल चेंज करी है, तो जो उठ के बैठ गई और उसके हाथ ऐसे शेक होने लगे कि अब क्या होगा आगे स्टोरी में। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। फिर वो अपने डैड से बोलती है कि उसको बताना चाहिए था ना अपनी मम्मी को, रॉजर स्कंक को, कि मेरी पुरानी वाली गंदी स्मेल की वजह से सारे बच्चे सारे एनिमल्स मुझसे दूर भागते हैं। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। स्किटर्ड यानी कि मूव लाइटली एंड क्विकली। अंडरब्रश यानी जो शीट कवर्स, जो ओढ़ने वाली चादर उसने पहन रखी थी, तो चादर के अंदर उसके हाथ ऐसे मूव कर रहे थे क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था मॉमी के ऊपर। कौन सी मॉमी? रॉजर स्कंक की मॉमी के ऊपर। ऑल राइट ही सेड। तो जैक कहता है हाँ ठीक है। फिर वो कहता है बट मॉमी ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर। तो जैक बताता है कि हाँ ठीक है, रॉजर स्कंक ने बताया अपनी मॉमी को कि मॉमी सारे बच्चे मुझसे, सारे एनिमल्स मुझसे दूर भागते हैं। तो मॉमी कहती है आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। You smell the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella, went back with Roger Skunk and hit the wizard right over the head. तो उसकी मॉमी कहती है पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर से एग्जैक्टली वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे स्कंक्स के अंदर से आती है। हम लोगों के अंदर से रोजेस की स्मेल नहीं होती। और उसी वक्त रॉजर स्कंक की मॉमी ने अपनी अम्ब्रेला स्टिक उठाई, विजर्ड के पास गई और उसको सर पे दे मारी बहुत जोर से। No, Jo said and put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Agitation यानी जोज रिवोल्ट। तो जैसे ही जैक ने बताया कि रॉजर स्कंक की मॉमी ने उसको विजर्ड को हिट किया अम्ब्रेला से, वो कहती है नो ऐसा नहीं हो सकता। वो रिवोल्ट कर रही थी, यानी इस चीज़ के खिलाफ थी कि मॉमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको गुस्सा आ रहा था। तो उसने अपना हाथ लेके अपने फादर के लिप्स पे ऐसे रख दिया और मुंह बंद करने की कोशिश करी अपने फादर की कि मत बोलो कि उसने मारा, क्योंकि उसको गलत लग रहा था जो को ये सब। यस तो लेकिन फिर भी वो उनको चुप नहीं करा पाई क्योंकि उसके अंदर डेयर, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अपने फादर को चुप कराने की। ठीक है, सो बच्चों मैंने जो चैप्टर है यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है एंड तब तक लिए स्टे ट्यून क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 ला रही हूँ। सो तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।